नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मेरे चैनल बुकट्यूबर विशाल पर। आज हम डेविड श्वार्ट्ज की पुस्तक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के 13वें अध्याय के बारे में बात करेंगे, जो है सोचें तो लीडर की तरह। इस अध्याय में श्वार्ट्ज जी हमें बताते हैं कि हमें कैसे एक लीडर की तरह सोचना चाहिए। मेरी तरह आप भी अपने खाली समय का समझदारी से उपयोग करें। अपनी दैनिक दिनचर्या के साथ साथ कोको एफएम ऐप पर असीमित ऑडियो बुक, हिस्टोरिकल, बिजनेस, सेल्फ हेल्प, पर्सनल फाइनेंस और बहुत कुछ सुनो। कोड FMRMT 85 का उपयोग करें और एक ईयर पर प्रीमियम सदस्यता पर 50% की छूट पाएं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोको एफएम का लिंक दिया है। चैप्टर 13, सोचें तो लीडर की तरह। एक बार फिर खुद को याद दिलाएं कि जब आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं तो आपके ऊपर वाले आपको नहीं खींचते हैं, बल्कि आपके नीचे वाले आपको उठाते हैं, यानी कि वे लोग जो आपके साथी हैं या आपके नीचे काम कर रहे हैं। किसी भी बड़ी सफलता को हासिल करने के लिए आपको दूसरों के सहयोग की जरूरत होती है, और उस सहयोग को हासिल करने के लिए यह जरूरी है कि आप में लीडर बनने की क्षमता हो। सफलता और लीडर बनने की योग्यता, यानी कि लोगों से वह काम करवाना जो वे बिना आपकी लीडरशिप के न कर पाएं, साथ साथ चलती हैं। पहले के अध्यायों में सफलता दिलाने वाले जो सिद्धांत समझाए गए हैं, वे आपकी लीडरशिप क्षमता विकसित करने में बहुमूल्य साबित होंगे। यहाँ पर हम 4 खास लीडरशिप सिद्धांतों या नियमों को बताना चाहेंगे जो आपको लीडर बनवा सकते हैं, बिजनेस में, सामाजिक क्लबों में, घर में, हर जगह। ये 4 लीडरशिप सिद्धांत या नियम हैं। 1. जिन्हें आप प्रभावित करना चाहते हैं, उन लोगों के नजरिए से चीजों को देखें। 2. सोचें, इस समस्या से निपटने का मानवीय तरीका क्या है। 3. प्रगति के बारे में सोचें, प्रगति के बारे में विश्वास करें और प्रगति के लिए कोशिश करें। 4. अपने आप से बात करने के लिए समय निकालें। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। रोजमर्रा के जीवन में इन नियमों का पालन करने से आपको वह रहस्यमयी शक्ति मिल जाती है जिसे लीडरशिप कहा जाता है। आइए देखते हैं कि ऐसा किस तरह होता है। लीडरशिप नियम नंबर 1, जिन्हें आप प्रभावित करना चाहते हैं, उन लोगों के नजरिए से चीजों को देखें। जिन्हें आप प्रभावित करना चाहते हैं, उन लोगों के दृष्टिकोण या नजरिए से चीजों को देखना वह जादुई तरीका है जिससे आप उनसे अपना मनचाहा काम करवा सकते हैं। अगर आप अपने दोस्तों, सहयोगियों, ग्राहकों, कर्मचारियों के नजरिए से देख सकें तो आप उनसे जो चाहें करवा सकते हैं। ये कैसे होता है, इन 2 उदाहरणों में देखें। टेड बी एक बड़ी विज्ञापन एजेंसी में टेलीविजन कॉपीराइटर और डायरेक्टर था। जब एजेंसी को बच्चों के जूते का विज्ञापन लिखवाना था तो टेड को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वह जूतों का टीवी विज्ञापन तैयार करे। विज्ञापन अभियान के 1 महीने बाद ये समझ में आ गया कि विज्ञापन से कोई खास फायदा नहीं हुआ था। जूतों की बिक्री में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई थी। जाहिर था कि इसका दोष टीवी विज्ञापनों पर मढ़ा जाता, क्योंकि ज्यादातर शहरों में सिर्फ टीवी पर ही विज्ञापन दिए गए थे। टेलीविजन दर्शकों के सर्वे से पता चला कि लगभग 4% दर्शकों की राय में ये बेहतरीन विज्ञापन था। इन 4% दर्शकों का मानना था कि यह उनके देखे गए सबसे अच्छे विज्ञापनों में से एक था। बाकी 96% या तो इस विज्ञापन के बारे में उदासीन थे या फिर उन्हें यह विज्ञापन पसंद नहीं आया था। सैकड़ों बातें कही गईं, ये भी कोई विज्ञापन है। ऐसा लग रहा था जैसे सुबह के 3 बजे न्यू ऑर्लिन्स बैंड बज रहा हो। मेरे बच्चों को आमतौर पर टीवी के विज्ञापन पसंद आते हैं, परंतु जब ये जूते वाला विज्ञापन आता है तो वे बाथरूम चले जाते हैं या फिर खोल लेते हैं। मुझे लगता है ये थोड़ा हाई क्लास विज्ञापन है। ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति ज्यादा समझदार बनने की कोशिश कर रहा था। जब इन सभी साक्षात्कारों का विश्लेषण किया गया तो एक दिलचस्प बात पता चली। जिन्हें विज्ञापन बेहद पसंद आया था, वे 4% लोग आय, शिक्षा, रुचियों और क्षमताओं में टेड जैसे ही थे। बाकी 96% उससे भिन्न, सामाजिक आर्थिक वर्ग के थे। टेड के विज्ञापन, जिनकी लागत लगभग $20,000 थी, इसलिए असफल हो गए क्योंकि टेड ने सिर्फ अपनी रुचियों के बारे में सोचा था। उसने उसी तरीके से विज्ञापन तैयार किए जिस तरीके के विज्ञापन वह खुद देखना चाहता था। उसने उस तरीके के विज्ञापन तैयार नहीं किए जिस तरीके के विज्ञापन बहुसंख्यक जनता देखना चाहती है। उसने ऐसे विज्ञापन तैयार किए जो उसे व्यक्तिगत रूप से अच्छे लगते थे, ऐसे नहीं जो ज्यादातर लोगों को अच्छे लगते हों। अगर टेड ने दूसरों के नजरिए को समझने की कोशिश की होती, अगर उसने आम जनता की मानसिकता को जानने की कोशिश की होती तो परिणाम कुछ और ही होता। उसे खुद से 2 सवाल पूछना चाहिए थे। अगर मैं किसी बच्चे का पिता होता तो किस तरह के विज्ञापन को देखकर मैं अपने बच्चे के लिए ये जूते खरीदता।
अगर मैं बच्चा होता तो किस तरह के विज्ञापन को देखकर मैं अपने माता पिता से कहता कि मुझे यही जूते चाहिए। जॉन रिटेलिंग में असफल क्यों हुई? जॉन 24 साल की आकर्षक, उच्च शिक्षित और बुद्धिमान युवती है। कॉलेज से निकलते ही जॉन ने एक डिपार्टमेंट स्टोर में असिस्टेंट बॉय की नौकरी कर ली। रेडीमेड कपड़ों के इस डिपार्टमेंट स्टोर में कम कीमत से लेकर मध्यम कीमत का सामान मिलता था। जॉन की सिफारिशी चिट्ठियों में उसकी बहुत तारीफें की गई थीं। जॉन में महत्वाकांक्षा है, प्रतिभा है, उत्साह है, एक पत्र में लिखा था। वह निश्चित रूप से काफी सफल होगी। परंतु जॉन काफी सफल नहीं हुई। जॉन केवल 8 महीने ही वहां काम कर पाए और फिर उसने रिटेलिंग छोड़कर दूसरी नौकरी कर ली। मैं उसके बॉस को अच्छी तरह जानता था और मैंने उनसे पूछा कि इसका कारण क्या था। जॉन बहुत ही बढ़िया लड़की है और उसमें बहुत से अच्छे गुण हैं, उसने कहा। परंतु उसमें एक बहुत बड़ी कमी भी है। उद्धरण चिन्ह। वह क्या? मैंने पूछा। जॉन ऐसा सामान खरीदती थी जो उसे पसंद था, परंतु हमारे ज्यादातर ग्राहकों को पसंद नहीं था। वह अपने पसंद की स्टाइल, कलर, मटेरियल और कीमत वाला सामान चुनती थी। वह हमारे ग्राहकों के नजरिए से नहीं सोचती थी। एक बार जब मैंने उससे कहा कि शायद ये सामान हमारे लिए ठीक नहीं होगा, तो वह कहने लगी, नहीं, जनता को ये बहुत पसंद आएगा। मुझे तो ये बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि यह खूब बिकेगा। उद्धरण चिन्ह। जॉन एक समृद्ध परिवार में पली बड़ी थी। उसे बचपन से क्वालिटी की कद्र करना सिखाया गया था। कीमत का उसके लिए कोई खास महत्व नहीं था। जॉन गरीब या मध्यवर्गीय लोगों के हिसाब से नहीं सोच पाती थी, जिनके लिए कपड़े खरीदते समय कीमत भी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए जो माल जॉन ने खरीदा, उसे जनता ने पसंद नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। असली बात यह है, दूसरे लोगों से अपना मनचाहा काम करवाने के लिए आपको उनके नजरिए से देखना पड़ेगा। जब आप उनके नजरिए से देखते हैं, तो आप ये समझ जाएंगे कि किस तरह उन्हें प्रभावित किया जा सकता है। मेरे बहुत ही सफल सेल्समैन मित्र ने मुझे बताया कि वह प्रस्तुति देने से पहले काफी समय तक ये सोचता है कि ग्राहक उसकी प्रस्तुति को किस तरह से लेंगे, उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। अपने श्रोताओं का नजरिया समझने वाला वक्ता ज्यादा रोचक, ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध होगा। अपने कर्मचारियों का नजरिया समझने वाला बॉस अपने सुपरवाइजरों से ज्यादा अच्छी तरह काम करवा लेगा। एक क्रेडिट एग्जीक्यूटिव ने मुझे बताया कि इस तकनीक से उसे किस तरह फायदा हुआ। जब मैं इस स्टोर में असिस्टेंट क्रेडिट मैनेजर के बतौर आया तो मुझे वसूली का काम सौंपा गया। ये कपड़ों का स्टोर था। यहाँ पर वसूली के लिए जिस तरह के पत्र लिखे जाते थे, उन्हें देखकर मुझे हैरानी और निराशा हुई। इनकी भाषा कठोर, अपमानजनक और धमकाने वाली थी। मैंने उन्हें पढ़ा और सोचा, बंधु, अगर कोई मुझे इस तरह की चिट्ठी लिखे तो मैं तो गुस्से से आग बबूला हो जाऊंगा। मैं कभी अपना हिसाब साफ नहीं करूंगा। इसलिए मैं काम में जुट गया और मैंने अलग तरह के पत्र लिखना शुरू कर दिया, उस तरह के पत्र जो अगर मुझे लिखे जाएं, तो मैं अपना हिसाब साफ करने के लिए प्रेरित हो सकूं। इससे बहुत फर्क पड़ा। अपने बिल न चुकाने वाले ग्राहक के नजरिए से देखने से हमारा वसूली अभियान बेहद सफल हुआ और कुछ ही समय में हमने वसूली का कीर्तिमान बना दिया। बहुत से राजनीतिक उम्मीदवार चुनाव हार जाते हैं क्योंकि वे अपने मतदाताओं के नजरिए से खुद को देखने में असफल होते हैं। राष्ट्रीय पद के लिए एक राजनीतिक उम्मीदवार, जो किसी भी तरह अपने प्रतिद्वंद्वी से दूसरी किसी बात में पीछे नहीं था, केवल एक कारण से बुरी तरह हार गया। उसने ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल किया था जो उसके थोड़े से मतदाताओं की समझ में ही आ पाए। दूसरी ओर, उसके विरोधी ने मतदाताओं की रुचियों का पूरा ध्यान रखा। जब वह किसानों से बात करता था तो उनकी भाषा बोलता था। जब वह फैक्ट्री के मजदूरों से बात करता था तो वह उनकी भाषा में बात करता था। और जब टीवी पर बोलने की बारी आई तो उसने जिस मतदाता को संबोधित करते हुए अपना भाषण दिया, वह आम मतदाता था, न कि किसी कॉलेज का प्रोफेसर। खुद से यह पूछें, अगर मैं सामने वाले की जगह पर होता तो मैं इसके बारे में क्या सोचता। इस प्रश्न की मदद से आप ज्यादा सफल नीति बना सकते हैं। किसी को प्रभावित करने के लिए उसके नजरिए से सोचने का विचार हर स्थिति में सफल होता है। कुछ साल पहले एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता ने कभी न उड़ने वाला फ्यूज बनाया। उस निर्माता ने इसकी कीमत रखी $1.25 और इसके बाद उसने एक विज्ञापन एजेंसी से इसका प्रचार करने को कहा। विज्ञापन देने वाली एजेंसी का एग्जीक्यूटिव तत्काल बहुत उत्साहित हो गया। उसकी योजना टीवी, रेडियो और अखबारों में भारी प्रचार करने की थी। ये शानदार है, उसने कहा। हम पहले ही साल में 1 करोड़ फ्यूज बेच सकते हैं। उसके सलाहकारों ने उसे सावधान करने की बहुत कोशिश की, उसे समझाया कि फ्यूज लोकप्रिय सामानों की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनकी कोई रोमांटिक अपील नहीं होती है, और लोग जब फ्यूज खरीदते हैं तो सस्ते से सस्ता फ्यूज खरीदना चाहते हैं।
सलाहकारों ने ये सलाह दी, क्यों न इसके बजाय कुछ चुनिंदा पत्रिकाओं में विज्ञापन दिया जाए और इस फ्यूज को ऊंची आमदनी वाले लोगों को बेचा जाए। परंतु उसने सलाहकारों की सलाह को अनसुना कर दिया। देश भर में तूफानी प्रचार अभियान चलाया गया और 6 हफ्तों में ही इसे बंद करना पड़ा क्योंकि इसके निराशाजनक परिणाम मिले थे। समस्या ये थी, विज्ञापन एजेंसी के एग्जीक्यूटिव ने महंगे फ्यूज को अपनी नज़र से देखा, $75,000 हर साल कमाने वाले की नज़र से। वह आम आदमी की नज़र से इस फ्यूज को नहीं देख पाया, जिसकी वार्षिक आमदनी 9,000 से $15,000 होती है। अगर उसने खुद को उनकी जगह पर रखा होता, तो उसने इस सामान को आम जनता के बजाय उच्च आय वर्ग के लोगों में बेचने का लक्ष्य बनाया होता और तूफानी अभियान में इतना पैसा बर्बाद नहीं किया होता। जिन लोगों को आप प्रभावित करना चाहते हो, उनके नजरिए से देखने की कला विकसित करें। नीचे दिए गए अभ्यासों से आपको ऐसा करने में मदद मिलेगी। दूसरों के नजरिए से देखने का अभ्यास करें। स्थिति 1, किसी को काम के बारे में निर्देश देना। सर्वश्रेष्ठ परिणाम के लिए खुद से पूछें, अगर मैं काम पर नया होता, तो क्या इस तरह के निर्देश से मैं पूरी तरह समझ जाता कि मुझे क्या करना है। स्थिति 2, विज्ञापन लिखना। सर्वश्रेष्ठ परिणाम के लिए खुद से पूछें, अगर मैं आम खरीदार होता, तो इस विज्ञापन के बारे में मेरी राय क्या होती। स्थिति 3, टेलीफोन मैनर्स। सर्वश्रेष्ठ परिणाम के लिए खुद से पूछें, अगर मैं सामने वाले की जगह पर होता, तो टेलीफोन पर मेरी आवाज और मेरे मैनर्स मुझे कैसे लगते। स्थिति 4, तोहफा। सर्वश्रेष्ठ परिणाम के लिए खुद से पूछें, क्या ये तोहफा मुझे पसंद है या ये तोहफा सामने वाले को पसंद आएगा। अक्सर दोनों में बहुत फर्क होता है। स्थिति 5, जिस तरीके से मैं आदेश देता हूँ। सर्वश्रेष्ठ परिणाम के लिए खुद से पूछें, जिस तरह के आदेश मैं देता हूँ, अगर मैं कर्मचारी होता, तो क्या मैं उस तरह के आदेशों का खुशी खुशी पालन करता। स्थिति 6, बच्चों का अनुशासन। सर्वश्रेष्ठ परिणाम के लिए खुद से पूछें, अगर मैं बच्चा होता तो उसकी उम्र, अनुभव और भावनाओं के लिहाज से इस अनुशासन के बारे में मेरी प्रतिक्रिया क्या होती। स्थिति 7, मेरा हुलिया। सर्वश्रेष्ठ परिणाम के लिए खुद से पूछें, अगर मेरी जगह मेरा सुपीरियर इस तरह के कपड़े पहनता, तो मैं उसके बारे में क्या सोचता। स्थिति 8, भाषण तैयार करना। सर्वश्रेष्ठ परिणाम के लिए खुद से पूछें, श्रोताओं की पृष्ठभूमि और रुचियों को ध्यान में रखते हुए क्या मेरा ये वाक्य ठीक रहेगा। स्थिति 9, मनोरंजन। सर्वश्रेष्ठ परिणाम के लिए खुद से पूछें, अगर मैं अपने अतिथियों की जगह होता, तो मैं किस तरह का भोजन, संगीत और मनोरंजन पसंद करता। दूसरों के नजरिए से देखने के सिद्धांत को कैसे अमल में लाएं। 1, सामने वाले की स्थिति का विचार करें। अपने आप को उसकी जगह रख कर देखें। याद रखें, आपकी और उसकी रुचियों, आमदनी, बुद्धि और पृष्ठभूमि में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। 2, अब खुद से पूछें, अगर मैं उसकी जगह होता, तो मेरी इस पर क्या प्रतिक्रिया होती, चाहे आप उससे कुछ भी करवाना चाहते हों। 3, अगर आप सामने वाले की जगह होते, तो आपसे वह काम किस तरह करवाया जा सकता था। बस उसी तरीके का इस्तेमाल करें। लीडरशिप नियम नंबर 2, सोचें, इस समस्या से निपटने का मानवीय तरीका क्या है। लीडरशिप का हर एक का तरीका अलग अलग होता है। एक तरीका तानाशाह बनने का होता है। तानाशाह सारे फैसले खुद करता है, वह किसी दूसरे से सलाह लेना पसंद नहीं करता। वह अपने अधीनस्थों की बात सुनना इसलिए पसंद नहीं करता, क्योंकि शायद उसे यह डर रहता है कि उसका अधीनस्थ सही हो और उसे बेइज्जती का सामना न करना पड़े। तानाशाह लंबे समय तक नहीं रह पाते। कुछ समय तक तो कर्मचारी वफादारी का नाटक करते हैं, परंतु जल्दी ही असंतोष फैलने लगता है। सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी काम छोड़कर दूसरी कंपनियों में चले जाते हैं और जो कर्मचारी बचे रहते हैं वे तानाशाह के खिलाफ मोर्चा संभाल लेते हैं। परिणाम ये होता है कि कंपनी का कामकाज प्रभावित होता है और इससे कंपनी के मालिकों की नज़र में तानाशाह की इमेज खराब होती है। लीडरशिप का दूसरा तरीका ठंडा, मशीनी, मैं तो नियम की पुस्तक के हिसाब से चलता हूँ वाला तरीका है। इस शैली से काम करने वाला व्यक्ति हर काम नियम की पुस्तक के हिसाब से करता है। वह ये नहीं समझ पाता कि हर नियम या नीति या योजना केवल एक मार्गदर्शक सिद्धांत है जो सामान्य प्रकरणों के लिए बना है। ये भावी लीडर इंसानों के साथ उसी तरह से व्यवहार करता है जैसे वे इंसान नहीं, मशीन हो। और किसी भी व्यक्ति को जो बात सबसे ज्यादा बुरी लगती है, वह ये कि उसके साथ मशीन की तरह व्यवहार किया जाए। ठंडा, मशीनी विशेषज्ञ आदर्श बॉस नहीं होता। जो मशीनें उसके नीचे काम करती हैं, वे अपनी क्षमता का थोड़ा सा उपयोग ही कर पाती हैं।
जो लोग लीडरशिप की बुलंदियों को छू लेते हैं वे तीसरी शैली का प्रयोग करते हैं, मानवीय बनने की शैली। कुछ साल पहले मैं जॉन एस के साथ काम करता था। जॉन एक बड़े एल्यूमिनियम निर्माता के इंजीनियरिंग डेवलपमेंट विभाग में एग्जीक्यूटिव थे। जॉन मानवीय बनने की शैली में निपुण था और उसे इससे लाभ भी हो रहे थे। दर्जनों छोटे छोटे तरीकों से जॉन ये बात लोगों तक पहुंचाता था, आप एक इंसान हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आपकी जितनी भी मदद कर सकता हूं करूंगा। जब दूसरे शहर का एक व्यक्ति उसके विभाग में आया तो जॉन ने काफी परेशानी उठाकर उसके लिए अच्छा सा घर खोजा। अपनी सेक्रेटरी और 2 अन्य महिला कर्मचारियों के माध्यम से काम करते हुए उसने अपने स्टाफ के हर सदस्य के लिए ऑफिस बर्थडे पार्टीज आयोजित करने की परंपरा डाली। इस छोटे से आयोजन में जो आधे घंटे का समय बर्बाद होता था वह दरअसल बर्बादी नहीं बल्कि निवेश था। वफादारी, निष्ठा और क्षमता में निवेश। जब उसे यह पता चला कि उसके स्टाफ का एक व्यक्ति अल्पसंख्यक है तो जॉन ने उसे बुलवाया और उससे कहा कि वह ऐसी व्यवस्था कर देगा कि वह अपने धार्मिक त्योहारों को मना सके, क्योंकि ऐसे त्योहारों पर अमूमन छुट्टियां नहीं होती थीं। जब कोई कर्मचारी या कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य बीमार होता था तो जॉन को ये याद रहता था। जब नौकरी के बाहर उसके स्टाफ का कोई कर्मचारी उपलब्धि हासिल करता था तो जॉन उसे बधाई देने का समय निकाल लेता था। परंतु जॉन की मानवीय बनने की फिलॉसफी का सबसे बड़ा सबूत मिला जब उसने एक कर्मचारी को डिसमिस किया। जॉन के पहले वाले बॉस ने एक कर्मचारी को नियुक्त किया था। उस कर्मचारी की इस तरह के काम में कोई रुचि नहीं थी, न ही योग्यता थी। जॉन ने इस समस्या को बेहतरीन तरीके से सुलझाया। उसने कर्मचारी को ऑफिस में बुलाने का पारंपरिक तरीका इस्तेमाल नहीं किया, वह तरीका जिसमें पहले तो उसे बुरी खबर सुनाई जाए और बाद में उसे 15 या 30 दिन का समय दिया जाए। इसके बजाय उसने 2 अस्वाभाविक काम किए। पहली बात तो यह कि उसने कर्मचारी को समझाया कि यह कर्मचारी के ही हित में है कि वह ये नौकरी छोड़ दे और कोई ऐसी नौकरी ढूंढे जहां उसकी योग्यता और रुचि का बेहतर उपयोग हो सकता हो। उसने कर्मचारी के साथ बैठकर एक प्रतिष्ठित रोजगार परामर्शदाता से सलाह लेने की योजना बनाई। इसके बाद उसने ऐसा कुछ किया जो नियम की किसी पुस्तक में नहीं लिखा था। उसने दूसरी कंपनियों के एग्जीक्यूटिव्स से संपर्क किया जहां उस कर्मचारी की योग्यताएं काम आ सकती थीं। उसने इंटरव्यू का इंतजाम भी करवा दिया। 18 दिन बाद ही उस कर्मचारी को बहुत ही बढ़िया नौकरी मिल गई। डिसमिसल के इस तरीके से मुझे हैरत हुई और मैंने जॉन से पूछा कि उसने इस छोटी सी बात के लिए इतना कष्ट क्यों उठाया। जॉन का जवाब था, मैंने एक पुरानी कहावत को अपने दिमाग में बिठा लिया है, जो भी किसी व्यक्ति के नीचे काम करता है वह उसके संरक्षण में होता है। हमें पहले तो उस व्यक्ति को नौकरी पर रखना ही नहीं चाहिए था क्योंकि वह इसके लायक नहीं था, परंतु जब हमने उसे नौकरी पर रख ही लिया तो हमारा ये फर्ज बनता था कि इसके बदले में हम उसे धन की नौकरी तो दिलवाते। जॉन ने आगे कहा, कोई भी किसी व्यक्ति को नौकरी पर रख सकता है, परंतु लीडरशिप का इम्तिहान इस बात से होता है कि आप किसी व्यक्ति को नौकरी से किस तरह हटाते हैं। उस कर्मचारी को अच्छी नौकरी दिलवाकर मैंने अपने डिपार्टमेंट के हर व्यक्ति में जॉब सिक्योरिटी की भावना पैदा कर दी है। इस उदाहरण से वे ये जान गए हैं कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ वे फुटपाथ पर नहीं आएंगे। इस बारे में कोई गलतफहमी न पालें। जॉन की मानवीय बनने की लीडरशिप के उसे बहुत अच्छे परिणाम मिले। जॉन की पीठ पीछे बुराई कभी नहीं हुई। उसे कर्मचारियों की पूरी वफादारी और सहयोग मिला। उसे अधिकतम जॉब सिक्योरिटी इसलिए मिली क्योंकि उसने अपने अधीनस्थों को अधिकतम जॉब सिक्योरिटी दी। 15 साल से मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसे मैं बॉब डब्ल्यू का नाम देना चाहूंगा। बॉब की उम्र 50-60 के बीच है। उसने अपने दम पर सफलता हासिल की है। चूंकि उसकी शिक्षा ज्यादा नहीं थी और उसके पास पैसा भी नहीं था, इसलिए उसकी नौकरी 1931 में छूट गई। परंतु वह हमेशा संघर्षशील था, इसलिए उसने चुपचाप बैठे रहने के बजाय अपने गराज में एक छोटी सी फर्नीचर की दुकान शुरू की। कड़ी मेहनत के बाद उसका बिजनेस जम गया और आज बॉब आधुनिक फर्नीचर निर्माता है और उसके कारखाने में 300 से ज्यादा कारीगर काम करते हैं। आज बॉब मिलियनेयर है। पैसे और भौतिक चीजों की चिंता खत्म हो गई है, परंतु बॉब दूसरी तरह से भी अमीर है। वह दोस्तों, संतुष्टि और संतोष के लिहाज से भी लखपति है। बॉब की ढेरों अच्छाइयों में से एक उनकी लोगों की सहायता करने की जबरदस्त इच्छा है। बॉब मानवतापूर्ण हैं और वे लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा कि वे लोग चाहते हैं, और वे इसके विशेषज्ञ हैं। एक दिन मैं और बॉब लोगों की आलोचना करने की शैली के बारे में बात कर रहे थे। आलोचना करने का बॉब का मानवीय तरीका एक अद्भुत फॉर्मूला है। उसने मुझे बताया, मुझे नहीं लगता कि कोई यह कहेगा कि मैं एक कमजोर बॉस हूँ। मैं एक अच्छा नेता हूँ। मैं अपने कर्मचारियों को सलाह देता हूँ, मैं उन्हें मदद करता हूँ, मैं उन्हें प्रोत्साहित करता हूँ और मैं उन्हें मदद करता हूँ।
मैं एक बिजनेस चलाता हूँ। अगर कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो मुझे उसे ठीक करना ही पड़ता है। परंतु ठीक करने का एक तरीका भी होता है और तरीका ही महत्वपूर्ण होता है। अगर कर्मचारी ने कोई गलती कर दी है तो मैं विशेष सावधान रहता हूं कि उसकी भावनाओं को ठेस न पहुंचे और उसमें हीन भावना न आ जाए या वह अपमानित महसूस न करे। मैं इन 4 आसान कदमों का इस्तेमाल करता हूं। सबसे पहले, मैं उनसे अकेले में बात करता हूं। दूसरे, मैं उनके अच्छे काम की तारीफ करता हूं। तीसरे, मैं उन्हें ये बताता हूं कि किस क्षेत्र में वे बेहतर काम कर सकते हैं और मैं उन्हें बेहतर काम करने का तरीका बताता हूं। चौथे, मैं एक बार फिर उनकी अच्छी बातों के लिए उनकी तारीफ करता हूं। और 4 कदमों का ये फॉर्मूला काम करता है। जब मैं इसका इस्तेमाल करता हूं तो लोग मुझे धन्यवाद देते हैं। मैं जान गया हूं कि लोगों को आलोचना सुनने का यही तरीका पसंद आता है। जब वे मेरे ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो वे इसलिए मेरी बातों का बुरा नहीं मानते क्योंकि मैंने उन्हें याद दिला दिया है कि वे न सिर्फ अच्छे कर्मचारी हैं बल्कि वे बेहतर कर्मचारी भी बन सकते हैं। लोगों को देखने का मेरा जिंदगी भर का तजुर्बा है और मैं ये जानता हूँ कि मैं उनसे जितना अच्छा व्यवहार करता हूँ उतनी ही अच्छी चीजें मेरे साथ होती हैं। ईमानदारी से कहा जाए तो मैं इस बारे में कोई योजना नहीं बनाता, यह अपने आप ही हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण दूं। कुछ साल पहले, शायद 5 या 6 साल पहले, हमारा एक मजदूर शराब पीकर काम पर आ गया। जल्दी ही फैक्ट्री में हो हल्ला मच गया। उसने वॉनिश का 5 गैलन का ड्रम उठा लिया था जिसे वह फैक्ट्री में इधर उधर फैलाने पर आमादा था। दूसरे मजदूरों ने उससे ड्रम छुड़ा लिया और उसके सुपरिंटेंडेंट ने उसे बाहर निकाल दिया। मैं बाहर गया और मैंने देखा कि वह बाहर दीवार से टिका बैठा था। मैंने उसे सहारा देकर उठाया, कार में बिठाया और उसे घर लेकर गया। उसकी पत्नी बौखला गई थी। मैंने उसे आश्वस्त किया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। परंतु आप कुछ नहीं समझते हैं, उसने कहा, मिस्टर डब्ल्यू। यानी कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई नौकरी पर शराब पीकर जाएं। अब तो जिम की नौकरी निश्चित रूप से छूट जाएगी और अब हम क्या करेंगे? मैंने उसे बताया कि जिम की नौकरी नहीं छूटेगी। उसने पूछा कि मैं इतने यकीन के साथ ऐसा कैसे कह सकता हूँ। मैंने बताया कि मैं यकीन के साथ ऐसा इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं ही मिस्टर डब्ल्यू हूँ। ये सुनकर वह लगभग बेहोश हो गई। मैंने उसे बताया कि मैं फैक्ट्री में जिम की मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा और मैंने आशा की कि घर पर वह जिम का ध्यान रखेगी। मैंने उससे ये भी कहा कि अगली सुबह वह जिम को काम पर भेज दे। फिर फैक्ट्री लौटकर मैं जिम के डिपार्टमेंट में गया और जिम के सहकर्मियों से बात की। मैंने उनसे कहा, आज जो अप्रिय घटना हुई है उसे आप भूल जाएं। जिम कल काम पर लौट आएगा। उसके प्रति सहानुभूति रखें। वह काफी लंबे समय से हमारे साथ है और वह अच्छा कर्मचारी है। हमें उसे एक और मौका देना चाहिए। जिम वापस आया और उसकी शराबखोरी ने फिर कभी कोई समस्या खड़ी नहीं की। मैं इस घटना को जल्दी ही भूल गया, परंतु जिम नहीं भूला। 2 साल पहले लोकल यूनियन के मुख्यालय ने कुछ लोगों को यहाँ भेजा ताकि वे लोकल यूनियन के कॉन्ट्रैक्ट पर चर्चा करें। उनकी मांगें बहुत ज्यादा थीं। जिम, जो बहुत शांत और नम्र था, अचानक एक लीडर बन गया। उसने अप्रत्याशित फुर्ती दिखाई और उसने फैक्ट्री के मजदूरों को याद दिलाया कि मिस्टर डब्ल्यू ने हमेशा उनके साथ अच्छा बर्ताव किया है, उनके साथ कभी अन्याय नहीं किया और इसलिए हमें अपने आपसी मामले में बाहर वालों को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। बाहरी लोग चले गए और हमने हमेशा की तरह अपना कॉन्ट्रैक्ट दोस्ताना माहौल में किया और इसके लिए जिम जिम्मेदार था। मानवीय शैली से बेहतर लीडर बनने के 2 तरीके हैं। पहला, हर बार जब भी आप लोगों से संबंधित किसी मुश्किल मसले का सामना करें तो खुद से पूछें, इससे निपटने का मानवीय तरीका क्या है। जब आपके अधीनस्थों में असहमति हो या जब कोई कर्मचारी समस्या खड़ी कर रहा हो तो इस प्रश्न पर सोचें। बॉब के गलतियां सुधारने के फॉर्मूले को याद रखें। कटुता को टालें। व्यंग्य से परहेज करें। लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश न करें। लोगों को उनकी और दूसरों की नजरों से न गिराएं। खुद से पूछें, लोगों के साथ निपटने का मानवीय तरीका क्या है। इससे हमेशा लाभ होता है, कई बार जल्दी, कई बार देर से, पर लाभ हमेशा होता है। मानवीय बनने के नियम से लाभ लेने का दूसरा तरीका यह है कि आप अपने काम से यह जताएं कि आपके लिए लोग महत्वपूर्ण हैं। अपने मातहतों की नौकरी के बाहर की उपलब्धियों में रुचि दिखाएं। हर एक के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार करें। अपने आप को याद दिलाएं कि जीवन का मुख्य लक्ष्य इसका आनंद लेना है। ये सामान्य सा सिद्धांत है कि आप किसी व्यक्ति में जितनी अधिक रुचि लेंगे, वह आपके लिए उतना ही मन लगाकर काम करेगा। और जब वह मन लगाकर काम करेगा तो उससे आप और ज्यादा, बहुत ज्यादा सफल हो जाएंगे। जब भी मौका मिले, अपने सुपरवाइजर से अपने अधीनस्थों की तारीफ करते रहें।
यह एक पुरानी अमेरिकी परंपरा है कि छोटे आदमी की तरफ वाले व्यक्ति को हमेशा प्रशंसा की नजरों से देखा जाता है। आपके अधीनस्थ आपकी तारीफ से खुश होंगे और आपके प्रति उनकी वफादारी भी बढ़ जाएगी। और इस बात से न डरें कि इससे आपके सुपरवाइजर की नज़रों में आपका महत्व कम हो जाएगा। जिस व्यक्ति का दिल इतना बड़ा हो, जिसका व्यवहार इतना विनम्र हो, वह उस व्यक्ति से ज्यादा आत्मविश्वासी लगता है जो असुरक्षा के भाव से भरकर अपनी उपलब्धियों की शेखी बघारता रहता है। थोड़ी सी विनम्रता बहुत काम आती है। जब भी मौका मिले अपने अधीनस्थों की व्यक्तिगत रूप से तारीफ करें। उनके सहयोग के लिए उनकी तारीफ करें। हर अतिरिक्त प्रयास के लिए उनकी तारीफ करें। तारीफ ही वह सबसे बड़ा एकमात्र प्रोत्साहन है जो आप उन्हें दे सकते हैं और इसमें आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होता। इसके अलावा गुप्त मतदान ने कई सशक्त और जाने माने उम्मीदवारों को भी धराशायी कर दिया है। आप कभी नहीं जानते कि कब आपके अधीनस्थ आपके काम आ जाएंगे और आपको किसी अप्रिय स्थिति से बचा लेंगे। लोगों की तारीफ करने का अभ्यास करें। सही तरीके से लोगों से व्यवहार करें। मानवीय बने। लीडरशिप नियम नंबर 3, प्रगति के बारे में सोचें, प्रगति के बारे में विश्वास करें और प्रगति के लिए कोशिश करें। जब कोई आपके बारे में ये कहता है वह प्रगति में विश्वास करता है, वही व्यक्ति इस काम के लिए ठीक रहेगा, तो आपकी इससे बड़ी तारीफ हो ही नहीं सकती। हर क्षेत्र में प्रमोशन उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो प्रगति में विश्वास करते हैं और प्रगति के लिए प्रयास करते हैं। लीडर्स, सच्चे लीडर्स बहुत कम होते हैं। यथास्थिति में विश्वास रखने वाले लोग, जैसा भी चल रहा है ठीक है, हम इसमें कोई हेरफेर नहीं करना चाहते, हमेशा प्रगतिशील व्यक्तियों से सुधार की बहुत गुंजाइश है, इसलिए हम इसे सुधारने की कोशिश करें, बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। लीडर्स के समूह में शामिल हों। अपनी नज़र हमेशा आगे की तरफ रखें। प्रगतिशील नजरिया विकसित करने के लिए आप 2 खास चीजें कर सकते हैं। 1. जो भी काम आप करें उसमें सुधार के बारे में सोचें। 2. जो भी काम आप करें उसमें आप ऊंचे स्तर रखें। कई महीने पहले एक मध्यम आकार की कंपनी के प्रेसिडेंट ने मुझसे एक महत्वपूर्ण निर्णय करने के लिए कहा। इस एग्जीक्यूटिव ने अपना बिजनेस खुद बनाया था और वह सेल्स मैनेजर के रूप में काम कर रहा था। अब जबकि उसके यहाँ 7 सेल्समैन काम कर रहे थे, उसने यह फैसला किया कि अब वह खुद सेल्स मैनेजर का काम छोड़ देगा और किसी सेल्समैन को सेल्स मैनेजर के पद पर प्रमोशन दे देगा। उसने इस काम के लिए 3 सेल्समैनों को छांटा था जो अनुभव और सेल्स में लगभग बराबर थे। मेरा काम था हर व्यक्ति के साथ एक दिन बिताना और यह फैसला करना कि क्या ये व्यक्ति उस समूह का लीडर बनने के काबिल है। हर सेल्समैन को बता दिया गया था कि एक सलाहकार आकर मार्केटिंग प्रोग्राम के बारे में उनसे चर्चा करेगा। जाहिर है कि उन्हें स्पष्ट कारणों से यह नहीं बताया गया था कि मेरी चर्चा का असली उद्देश्य का क्या था। 2 लोगों ने लगभग एक ही तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त की। दोनों ही मेरे साथ असहज हो गए। दोनों को ही यह एहसास हो गया कि मैं वहां पर कुछ बदलने की फिराक में था। दोनों ही सेल्समैन यथास्थिति के सच्चे रक्षक थे। दोनों का ही यह कहना था कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मैंने उनसे पूछा कि किस तरह उनके क्षेत्रों का बंटवारा हुआ है। उनके सेल्स, प्रमोशनल मटेरियल, कंपनसेशन प्रोग्राम के बारे में बात की। मार्केटिंग के हर पहलू पर उन्होंने यही कहा, सब कुछ बढ़िया है। कुछ खास मुद्दों पर इन दोनों व्यक्तियों ने स्पष्ट किया कि वर्तमान नीति में बदलाव क्यों नहीं किया जाना चाहिए। संक्षेप में, दोनों ही व्यक्ति चाहते थे कि स्थितियां जैसी की तैसी बनी रहें। एक व्यक्ति ने जब मुझे मेरे होटल में उतारा तो उसने चलते चलते कहा, मैं ये तो नहीं जानता कि आपने आज मेरे साथ दिन क्यों गुजारा, परंतु मेरी तरफ से आप मिस्टर एम को बता देना कि जैसा भी है सब कुछ बढ़िया है। किसी भी चीज को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा सेल्समैन इनसे अलग था। वह कंपनी से खुश था और उसे इसकी प्रगति पर नाज था, परंतु वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। वह सुधार चाहता था। पूरे दिन ये तीसरा सेल्समैन मुझे ये बताता रहा कि नया बिजनेस कैसे हासिल किया जा सकता है, ग्राहकों को बेहतर सेवा कैसे दी जा सकती है, समय की बर्बादी कैसे कम की जा सकती है, कंपनसेशन प्लान को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है तथा वह खुद और कंपनी इससे किस तरह लाभान्वित हो सकते हैं। उसने एक नए विज्ञापन अभियान की योजना भी बनाई थी जिसकी रूपरेखा उसने मुझे बताई। जब मैं वहां से रवाना हुआ तो उसने चलते चलते कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने विचार किसी को बता सका। हमारी कंपनी अच्छी है, पर मुझे लगता है कि हम इसे और बेहतर बना सकते हैं। जाहिर है कि मेरी अनुशंसा तीसरे व्यक्ति के लिए थी। यह एक ऐसी अनुशंसा थी जो कंपनी के प्रेसिडेंट की भावनाओं के अनुरूप थी। प्रगति, कार्यकुशलता, नए उत्पाद, नई प्रक्रियाओं, बेहतर प्रशिक्षण और बड़ी समृद्धि में विश्वास करें। प्रगति में विश्वास करें, प्रगति के लिए प्रयास करें और आप एक लीडर बन जाएंगे।
बचपन में मुझे मौका मिला कि मैं ये देख सकूं कि लीडर किस तरह अपने समर्थकों के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। मैं एक देहाती प्राथमिक शाला में पढ़ता था, जहां 8 कक्षाएं थीं, एक ही टीचर थी और 40 बच्चों को एक ही कमरे में ठूंस दिया जाता था। नई टीचर को हमेशा परेशान किया जाता था। बड़े बच्चों यानी कि 7वीं और 8वीं के बच्चों के नेतृत्व में सभी विद्यार्थी टीचर को मजा चखाने के लिए तैयार रहते थे। एक साल तो कुछ ज्यादा ही हंगामा हुआ। हर दिन दर्जनों स्कूली शरारतें होती थीं, जिनमें चौक फेंक कर मारना, कागज के हवाई जहाज चलाना इत्यादि शामिल थे। इसके अलावा कई बड़ी घटनाएं भी हुई, जैसे टीचर को स्कूल के बाहर आधा दिन तक खड़ा रखा क्योंकि कुंडी अंदर से बंद कर ली गई थी। दूसरे मौके पर इसका उल्टा हुआ, यानी टीचर को स्कूल में बंद कर दिया गया क्योंकि कुंडी बाहर से लगा दी गई थी। एक दिन एक शरारती बच्चा अपने कुत्ते को स्कूल में ले आया, परंतु मैं आपको ये बता दूं, ये बच्चे अपराधी किस्म के नहीं थे। चोरी करना, शारीरिक हिंसा करना या नुकसान पहुंचाना उनका उद्देश्य नहीं था। वे स्वस्थ बच्चे थे जो अपनी जबरदस्त ऊर्जा को अपनी शरारतों के माध्यम से बाहर निकाल रहे थे। तो टीचर ने किसी तरह उस साल तो स्कूल में रहने में कामयाबी पाई, परंतु अगले साल नई टीचर को नियुक्त करना पड़ा और इससे किसी को कोई हैरत नहीं हुई। नई टीचर का नजरिया पुरानी टीचर से बिल्कुल अलग था। उसने गरिमामयी व्यवहार करने की उनकी भावना को जागृत किया। उसने उन्हें समझदारी के काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। हर बच्चे को एक निश्चित जिम्मेदारी सौंपी गई, जैसे ब्लैक बोर्ड साफ करना, डस्टर साफ करना या छोटे बच्चों की मदद करना। नई टीचर ने बच्चों की जबरदस्त ऊर्जा का उपयोग करने के रचनात्मक तरीके खोज लिए, जबकि यही जबरदस्त ऊर्जा पहले शरारतों में बर्बाद हुआ करती थी। उसके शैक्षणिक कार्यक्रम की नींव चरित्र बनाने पर थी। पहले साल बच्चे राक्षसों की तरह व्यवहार क्यों कर रहे थे और अगले साल वही बच्चे देवताओं की तरह व्यवहार क्यों करने लगे। फर्क उनके लीडर का, यानी उनकी टीचर का था। ईमानदारी से कहा जाए तो हम शरारतों के लिए बच्चों को दोष नहीं दे सकते। ये टीचर की ही गलती थी जो वह सही दिशा में बच्चों का नेतृत्व नहीं कर पाए। पहली टीचर अंदर से बच्चों की प्रगति के बारे में परवाह नहीं करती थी। उसने बच्चों के लिए कोई लक्ष्य नहीं बनाए। उसने उन्हें उत्साहित नहीं किया। वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए। उसे पढ़ाना पसंद नहीं था, इसलिए बच्चों को पढ़ना पसंद नहीं था। परंतु दूसरी टीचर ने ऊंचे, सकारात्मक मानदंड बनाए। वह बच्चों को सचमुच पसंद करती थी और चाहती थी कि वे कुछ बने। वह हर एक से इंसान की तरह व्यवहार करती थी। उसे सबका अनुशासन इसलिए मिला क्योंकि वह अपने हर काम में अच्छी तरह अनुशासित थी। और हर मामले में विद्यार्थियों ने अपनी टीचर के उदाहरण से ही सीखा। हम इसी तरह का व्यवहार हर दिन वयस्कों के समूह में भी देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेनापतियों ने सबसे ज्यादा हौसला उन टुकड़ियों में नहीं पाया जिनके कप्तान बेफिक्र, निश्चिंत या निरुत्साही थे। सबसे अच्छी टुकड़ियां थीं जहां कप्तान खुद ऊंचे मानदंडों पर चलता था और उनका पालन करता था। मिलिट्री में ऐसे अफसरों को सम्मान नहीं मिलता जिनके मानदंड नीचे होते हैं। कॉलेज के विद्यार्थी भी अपने प्रोफेसरों के उदाहरण से ही सीखते हैं। एक प्रोफेसर की क्लास में वे बंक मार देते हैं, नकल करते हैं और बिना पढ़े अच्छे नंबर लाने के यानकेन प्रकारेण प्रयास करते हैं। परंतु दूसरे प्रोफेसर की क्लास में यही विद्यार्थी विषय में दक्षता हासिल करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करने को सहर्ष तैयार रहते हैं। बिजनेस में भी हमें यही देखने को मिलता है। कर्मचारी अपने मालिक के उदाहरण से सीखते हैं। कर्मचारियों के किसी समूह को करीब से देखें। उनकी आदतों, हाव भाव, कंपनी के प्रति उनके रवैये, उनकी नैतिकता, उनके आत्मनियंत्रण पर गौर करें। फिर उनके बॉस के साथ उनके व्यवहार की तुलना करें और आप पाएंगे कि दोनों में काफी समानताएं हैं। हर साल कई कंपनियां जो अपनी प्रगति से संतुष्ट नहीं हैं, कुछ परिवर्तन करती हैं। और वे ऐसा किस तरह करती हैं? वे सबसे ऊपर के लोगों को बदलती हैं। कंपनियां और कॉलेज, चर्च, क्लब, यूनियन व सभी तरह के संगठन ऊपर से नीचे की तरफ सफलता से पुनर्गठित होते हैं, न कि नीचे से ऊपर की तरफ। ऊपर के लोगों की मानसिकता बदल दें और अपने आप नीचे के लोगों की मानसिकता बदल जाएगी। इसे याद रखें, जब आप किसी समूह के लीडर बनते हैं तो उस समूह के लोग तत्काल आपके आदर्श या उदाहरण के हिसाब से चलने लगते हैं। ये पहले कुछ सप्ताहों में साफ दिखता है। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि वे किस तरह आपकी असलियत जानें, किस तरह ये पता करें कि आप उनसे क्या चाहते हैं। वे आपकी हर गतिविधि को पूरे ध्यान से देखते हैं। वे सोचते हैं, ये व्यक्ति मुझे कितनी ढील देगा, ये काम को किस तरह कराना चाहता है, ये किस चीज से खुश होता है, अगर मैं ये काम करूं तो यह क्या कहेगा। और जब वे इन सवालों के जवाब जान लेते हैं तो फिर वे उसी अनुसार काम करने लगते हैं। उस आदर्श का ध्यान रखें जो आप प्रस्तुत करते हैं।
इस पुराने परंतु हमेशा सच्चे छंद को अपना मार्गदर्शक बनाएं। ये दुनिया किस तरह की दुनिया होती अगर इसमें रहने वाला हर इंसान बिल्कुल मेरी तरह होता। इस कहावत में अर्थ बढ़ाने के लिए आप दुनिया की जगह कंपनी शब्द फिट कर लें और अब ये छंद इस तरह हो गया। ये कंपनी किस तरह की कंपनी होती अगर इसमें रहने वाला हर इंसान बिल्कुल मेरी तरह होता। इसी तरह आप खुद से पूछें कि अगर हर इंसान आप ही के जैसा हो जाए तो वह क्लब, समुदाय, स्कूल या चर्च कैसा होगा। आप अपने अधीनस्थों से जिस तरह की सोच चाहते हैं वैसा सोचें। जैसी चर्चा चाहते हैं वैसी चर्चा करें। जैसे काम चाहते हैं वैसे काम करें। जैसी जीवन शैली चाहते हैं वैसी जीवन शैली जिएं। लंबे समय तक साथ रहने के बाद अधीनस्थ अपने बॉस की कार्बन कॉपी बन जाते हैं। उच्च कोटि की सफलता के लिए जरूरी है कि मास्टर कॉपी डुप्लीकेट करने काबिल होनी चाहिए। क्या मैं प्रगतिशील चिंतक हूँ? चेकलिस्ट। ए, क्या मैं अपने काम धंधे के बारे में प्रगतिशील चिंतन करता हूँ? 1. क्या अपने काम के बारे में मेरा नजरिया ये रहता है, मैं इसे किस तरह बेहतर तरीके से कर सकता हूँ? 2. क्या मैं हर मौके पर अपनी कंपनी के लोगों या अपनी कंपनी के सामान की तारीफ करता हूँ? 3. क्या 3 या 6 महीने पहले मेरे प्रदर्शन के बारे में मेरी जो राय थी, आज वह राय पहले से बेहतर है, संख्या के संदर्भ में भी और गुणवत्ता के संदर्भ में भी? 4. क्या मैं अपने अधीनस्थों, सहयोगियों और साथी कर्मचारियों के लिए अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ? बी. क्या मैं अपने परिवार के बारे में प्रगतिशील चिंतन करता हूँ? 1. कन्या, मेरा परिवार आज से 3 या 6 महीने पहले से ज्यादा खुश है। 2. क्या मैं अपने परिवार के जीवन स्तर को सुधारने की योजना पर चल रहा हूँ? 3. क्या मेरे परिवार के करने के लिए घर के बाहर रोचक गतिविधियों की बहुतायत है? 4. क्या मैं अपने बच्चों के सामने एक प्रगतिशील, प्रगति के समर्थक व्यक्ति का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ? सी. क्या मैं अपने बारे में प्रगतिशील चिंतन करता हूँ? 1. क्या मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि मैं आज से 3 या 6 महीने पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण इंसान बन गया हूँ? 2. क्या मैं दूसरों की नज़र में बढ़ाने के लिए सुनियोजित 2. क्या अपना महत्व आत्म सुधार कार्यक्रम पर चल रहा हूँ? 3. क्या मेरे पास 5 वर्ष आगे के भविष्य के लक्ष्य देखने की दृष्टि है? 4. क्या मैं उस संस्थान या समूह की ताकत हूँ जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ? डी. क्या मैं अपने समाज के बारे में प्रगतिशील चिंतन करता हूँ? 1. मैंने पिछले 6 महीनों में अपने समाज, अपने आस पड़ोस, चर्च, स्कूल इत्यादि को सुधारने के लिए क्या किया है? 2. क्या मैं अपने समुदाय को सुधारने के लिए सचमुच प्रयास करता हूँ या फिर मैं सिर्फ आपत्तियाँ उठाता हूँ, आलोचना करता हूँ और शिकायत करता हूँ? 3. क्या मैंने अपने समुदाय में सुधार के लिए कभी किसी चीज का बीड़ा उठाया है? 4. क्या मैं अपने पड़ोसियों और बाकी लोगों की तारीफ करता हूँ? लीडरशिप नियम नंबर 4, अपने आप से बात करने के लिए समय निकालें और अपने चिंतन की प्रबल शक्ति का दोहन करें। हमें आमतौर पर यह लगता है कि लीडर्स बेहद व्यस्त लोग होते हैं, और वे सचमुच व्यस्त होते हैं। लीडर्स को काम से घिरे रहना पड़ता है, परंतु जिस बात पर सामान्य तौर पर ध्यान नहीं दिया जाता वह यह है कि लीडर्स अकेले में भी काफी समय बिताते हैं और इस खाली समय में वे सोचने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। महान धार्मिक लीडर्स की जीवनियों को पढ़ें और आप पाएंगे कि सभी ने एकांत में काफी समय चिंतन किया है। मोसेस काफी समय एकांत में रहे, कई बार तो बहुत लंबे समय तक। ईसा मसीह, बुद्ध, कन्फ्यूशियस, मोहम्मद, गांधी के बारे में भी यही सच है। इतिहास के हर प्रसिद्ध धार्मिक लीडर ने जीवन की बाधाओं से दूर अपना काफी समय एकांत चिंतन में गुजारा है। इसी तरह राजनीतिक लीडर्स जिन्होंने इतिहास पर अपनी अच्छी या बुरी छाप छोड़ी है, एकांत में चिंतन किया करते थे। अगर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को पोलियो की बीमारी के बाद एकांत नहीं मिला होता तो क्या उनमें कभी असामान्य लीडरशिप की योग्यता विकसित हो पाती? ये एक रोचक प्रश्न है। हैरी ट्रूमैन ने भी बचपन और वयस्कता का अधिकांश समय मसूरी फॉर्म में एकांत में बिताया था। अगर हिटलर को जेल में एकांत नसीब नहीं हुआ होता तो शायद उसे सत्ता भी नहीं मिल पाती। जेल में ही उसे मीन काम्फ लिखने का समय मिला, जिसमें दुनिया को जीतने की जबरदस्त योजना थी और जिसने जर्मनी की पूरी जनता को कुछ समय के लिए अंधा कर दिया था। साम्यवाद के कूटनीतिक रूप से चतुर कई लीडर्स, लेनिन, स्टालिन, मार्क्स और कई अन्य भी काफी समय तक जेल में रहे ताकि बिना किसी बाहरी चिंता के वे अपनी भावी योजनाएं बना सकें। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज अपने प्रोफेसरों से हर सप्ताह सिर्फ 5 घंटे का लेक्चर दिलवाती हैं ताकि बाकी समय प्रोफेसर के पास सोचने का समय हो। कई प्रसिद्ध बिजनेस हस्तियां दिन भर सहयोगियों, सेक्रेटरियों, टेलीफोनों और रिपोर्टों की व्यस्तता में घिरे दिखते हैं।
परंतु आप उनके जीवन के हर सप्ताह 168 घंटे देखें या हर महीने 720 घंटे देखें, तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वे काफी समय एकांत चिंतन में गुजारते हैं। मुद्दे की बात यह है, किसी भी क्षेत्र में सफल व्यक्ति अपने आप से बात करने के लिए समय निकालता है। एकांत में लीडर्स समस्या के सभी टुकड़ों को इकट्ठा करते हैं, उसका हल खोजते हैं, योजना बनाते हैं और एक वाक्यांश में कहा जाए तो सुपर थिंकिंग करते हैं। कई लोग अपनी रचनात्मक लीडरशिप की क्षमता का इसलिए दोहन नहीं कर पाते क्योंकि वे अपने अलावा हर इंसान से बातें कर लेते हैं। आप भी किसी ऐसे ही व्यक्ति को जानते होंगे। ये व्यक्ति कोशिश करता है कि वह कभी अकेला न रहे। वह लोगों से घिरा रहने की लगातार कोशिश करता है। वह अपने ऑफिस में अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वह दूसरे लोगों के पास जबरन जाता है। शाम को भी वह अकेले समय शायद ही गुजारता हो। वह हर घड़ी किसी से बात करने की जरूरत महसूस करता है। वह गपशप में काफी समय बर्बाद करता है। जब ऐसे व्यक्ति को परिस्थितिवश शारीरिक रूप से अकेले रहना पड़ता है, तो वह ऐसे तरीके ढूंढ लेता है जिनसे वह मानसिक रूप से अकेला न रहे। ऐसे समय में वह टेलीविजन, अखबार, रेडियो, टेलीफोन या किसी और ऐसे ही यंत्र का सहारा लेता है जो उसके चिंतन को खत्म कर दे। वास्तव में वह ये कहता है, मिस्टर टीवी, मिस्टर अखबार, मेरे दिमाग को भर दो। मैं अपने विचारों का सामना करने से घबराता हूँ। मिस्टर, मैं अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पाता। स्वतंत्र विचार से दूर भागते हैं। वे अपने दिमाग का दरवाजा बंद रखते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से वे अपने खुद के विचारों से डरे रहते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, मिस्टर मैं अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पाता लगातार उथले होते जाते हैं। वे कई गलत काम भी कर देते हैं। उनमें लक्ष्य की सामर्थ्य या व्यक्तिगत स्थिरता विकसित नहीं हो पाती। वे दुर्भाग्य से उस सुपर पावर के बारे में अनजान रहते हैं जो उनके दिमाग में बेकार ही पड़ा हुआ है। मिस्टर मैं अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पाता न बने। सफल लीडर्स अकेलेपन में ही अपने सुपर पावर का दोहन करते हैं। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। आइए देखें कि कैसे। एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में मैंने 13 विद्यार्थियों को 2 सप्ताह तक हर दिन 1 घंटे तक एकांत में रहने के लिए कहा। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे सारी बाधाओं से दूर, बिल्कुल एकांत में किसी भी घटना के बारे में रचनात्मक रूप से सोचें। 2 सप्ताह बाद हर विद्यार्थी ने बिना किसी अपवाद के ये बताया कि यह अनुभव बहुत ही व्यवहारिक और सफल रहा। एक व्यक्ति ने बताया कि एकांत के प्रयोग के पहले उसका अपनी कंपनी के एक अधिकारी से मतभेद हो गया था और वह उसके साथ युद्ध करने के मूड में आ गया था, परंतु स्पष्ट चिंतन के बाद उसने समस्या का स्रोत खोज लिया और उसका हल भी। बाकी लोगों ने भी बताया कि उन्होंने कई समस्याओं का हल ढूंढ लिया, जिनमें नौकरियां बदलने, शादी की कठिनाइयां, घर खरीदने और बच्चे के लिए अच्छा कॉलेज चुनने की समस्याएं शामिल थीं। हर विद्यार्थी ने उत्साह से बताया कि खुद के बारे में उसकी बेहतर समझ विकसित हुई है। उसने खुद की कमजोरियों और शक्तियों को जान लिया है जो वह पहले कभी नहीं जान पाया था। विद्यार्थियों ने ऐसा कुछ और भी खोज लिया जो बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने पाया कि एकांत में लिए गए निर्णय और निष्कर्ष न जाने क्यों 100% सही होते हैं। विद्यार्थियों ने पाया कि जब कोहरा छंट जाता है तो सही निर्णय बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। एकांत चिंतन के बहुत लाभ हैं। एक दिन मेरी एक सहयोगी ने एक समस्या के बारे में अपना पहले का नजरिया पूरी तरह बदल लिया। मैं ये जानने के लिए उत्सुक था कि उसने अपने विचार क्यों बदल लिए। समस्या तो वही थी और समस्या दरअसल एक मूलभूत किस्म की समस्या थी, इसलिए मैं इस बदलाव का कारण नहीं समझ पा रहा था। उसका जवाब ये था, मैं स्पष्टता से नहीं सोच पा रही थी कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए मैं आज सुबह 3:30 बजे उठी, 1 कप कॉफी पी और सोफे पर 7 बजे तक बैठकर सोचती रही। अब मुझे सारी चीजें साफ दिख रही हैं, तो इसीलिए मैंने अपने विचार बदल लिए और दूसरे तरीके को अपनाने का फैसला किया। और उसका नया तरीका पूरी तरह सही साबित हुआ। हर दिन कुछ समय, कम से कम 30 मिनट, पूरी तरह एकांत में रहने के लिए अलग निकाल लें। शायद सुबह का समय बेहतर होता है क्योंकि उस समय शोरगुल नहीं होता है, या देर शाम का समय भी शायद अच्छा रहेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ऐसा समय चुनें जब आपके मस्तिष्क में स्फूर्ति हो और जब बाहरी बाधाएं कम हों। आप इस समय का इस्तेमाल 2 तरीकों से कर सकते हैं, किसी दिशा में चिंतन या दिशाहीन चिंतन। किसी दिशा में चिंतन करने के लिए अपनी किसी महत्वपूर्ण समस्या पर विचार करें। एकांत में समस्या पर निरपेक्ष ढंग से सोचें और इससे आपको सही जवाब मिल जाएगा। दिशाहीन चिंतन करने के लिए आप अपने दिमाग को अपने आप जो वह चाहे सोचने दें। इन क्षणों में आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके मेमोरी बैंक का दोहन करता है जो आपके चेतन मस्तिष्क का पोषण करता है। दिशाहीन चिंतन आत्म मूल्यांकन करने में बहुत सहायक होता है। यह आपको बहुत मूलभूत विषयों तक ले जाता है, जैसे मैं कैसे बेहतर बन सकता हूँ,
मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए? याद रखें, लीडर का मुख्य काम है सोचना, और लीडरशिप की सर्वश्रेष्ठ तैयारी चिंतन है। हर दिन कुछ समय एकांत चिंतन के लिए निकालें और आप सफल चिंतन की राह पर होंगे। संक्षेप, ज्यादा प्रभावी लीडर बनने के लिए इन 4 लीडरशिप सिद्धांतों को अमल में लाएं। 1. जिन्हें आप प्रभावित करना चाहते हैं, उन लोगों के नजरिए से चीजों को देखें। अगर आप उनके नजरिए से देख सकेंगे तो आपके लिए वह तरीका ढूंढना आसान होगा जिससे सामने वाले से मनचाहा काम करवाया जा सके। कोई भी काम करने से पहले खुद से यह सवाल पूछें, अगर मैं सामने वाले की जगह होता तो मैं इस बारे में क्या सोचता। 2. दूसरों के साथ व्यवहार में मानवीय बने, नियम को अमल में लाएं। खुद से पूछें, इस समस्या से निपटने का मानवीय तरीका क्या है। आप जो भी करें, उससे ये दिखना चाहिए कि आपकी नज़र में लोग सबसे पहले आते हैं। दूसरे लोगों के साथ वही व्यवहार करें जो आप अपने लिए चाहते हों। आपको बहुत लाभ होगा। 3. प्रगति के बारे में सोचें, प्रगति के बारे में विश्वास करें और प्रगति के लिए कोशिश करें। हर वह काम जो आप करते हों, उसमें सुधार के तरीके सोचें। अपने हर काम में ऊंचे स्तर बनाने के बारे में सोचें। लंबे समय तक साथ साथ काम करते रहने के बाद अधीनस्थ अपने बॉस की कार्बन कॉपी बन जाते हैं। ये सुनिश्चित कर लें कि मास्टर कॉपी डुप्लीकेट करने काबिल हो। ये संकल्प करें, घर में, नौकरी में, सामाजिक जीवन में मैं प्रगति के लिए प्रयास करूंगा। 4. अपने आप से बात करने के लिए समय निकालें और अपने चिंतन की प्रबल शक्ति का दोहन करें। एकांत के बहुत फायदे होते हैं। इसका उपयोग अपनी रचनात्मक शक्ति को मुक्त करने में करें। अपनी व्यक्तिगत और बिजनेस समस्याओं को हल करने के लिए एकांत का प्रयोग करें। हर दिन सिर्फ सोचने के लिए कुछ समय अकेले गुजारें। उसी चिंतन तकनीक का प्रयोग करें जिसका प्रयोग सभी महान लीडर्स करते हैं। अपने आप से अकेले में बात करें। जीवन की मुश्किल परिस्थितियों में बड़ी सोच के जादू का प्रयोग कैसे करें। बड़ा सोचने में जादुई ताकत है, परंतु भूलना कितना आसान होता है। जब भी आपके सामने मुश्किलें आएंगी, ये खतरा रहेगा कि आपकी सोच सिकुड़ जाए, आकार में छोटी हो जाए, ओछी हो जाए, और जब ऐसा हो जाता है तो आप हार जाते हैं। नीचे कुछ संक्षिप्त मार्गदर्शक सिद्धांत दिए गए हैं जो आपको तब भी महान बने रहने में मदद करेंगे जब आपके सामने ओछा सोचने के प्रलोभन मौजूद हों। शायद आप इन सिद्धांतों को छोटे छोटे कार्डों पर लिखकर अपने पास रखना चाहें। ए. जब छोटे लोग आपको नीचा दिखाना चाहें तो बड़ा सोचें। निश्चित रूप से दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि आप हार जाएं, आपके जीवन में दुर्भाग्य आ जाए, आपको डांट पड़ जाए। परंतु ये लोग आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक कि आप ये 3 बातें याद रखेंगे। 1. अगर आप घटिया लोगों से लड़ने से इनकार कर दें तो आप जीत जाते हैं। ओछे लोगों से लड़ने से आपका आकार छोटा हो जाता है, इसलिए महान बने रहें। 2. पीठ पीछे बुराई का बुरा न माने, ये तो आपके विकास और आपकी प्रगति का सबूत है। 3. याद रखें कि पीठ पीछे बुराई करने वाले मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार होते हैं। महान बने रहें, उनके प्रति सहानुभूति रखें, अपनी सोच को इतना बड़ा रखें कि ओछे लोगों के हमलों का आप पर कोई असर न हो। बी. जब आपको ये लगे मेरे पास वह काबिलियत नहीं है जो मैं इसमें सफल हो सकूं, तो बड़ा सोचें। याद रखें, अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं तो आप कमजोर बन जाते हैं। अगर आप खुद को अक्षम समझते हैं तो आप अक्षम बन जाते हैं। अगर आप खुद को सेकंड क्लास समझते हैं तो आप सेकंड क्लास बन जाते हैं। इन नियमों का प्रयोग करके खुद को सस्ते दामों पर बेचने की स्वाभाविक प्रवृत्ति को काबू में रखें। 1. महत्वपूर्ण दिखें, इससे आपको महत्वपूर्ण बातें सोचने में मदद मिलती है। आप बाहर से कैसे दिखते हैं, इस बात का काफी संबंध इस बात से होता है कि आप अंदर से कैसा अनुभव करते हैं। 2. अपने गुणों, अपनी काबिलियत पर ध्यान केंद्रित करें। खुद को हौसला दिलाने वाले कार्यक्रम का प्रयोग करें। अपने आप को सुपरचार्ज करना सीखें। अपने सकारात्मक पहलू को जानें। 3. दूसरे लोगों के बारे में सही नजरिया रखें। सामने वाला भी इंसान ही है, इसलिए उससे डरने की क्या जरूरत है। आप सचमुच कितने अच्छे हैं, ये देखने के लिए बड़ा सोचें। सी. जब बहस या लड़ाई से आप बच न सकें तो बड़ा सोचें। बहस करने और लड़ने के प्रलोभन का इस तरह सफल प्रतिरोध करें। 1. खुद से पूछें, क्या ये चीज वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके बारे में बहस की जाए। 2. खुद को याद दिलाएं कि आप बहस में कभी कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप हमेशा कुछ न कुछ खो देते हैं। इतना बड़ा सोचें कि आप ये जान लें कि लड़ाई, बहस, झगड़े और इसी तरह की फालतू बातों से आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। डी. जब आप पराजित महसूस करें तो बड़ा सोचें।
बिना मुश्किलों और असफलताओं के बड़ी सफलता हासिल करना संभव नहीं है, परंतु बिना हारे बाकी जिंदगी गुजार देना संभव है। महान चिंतक पराजयों का सामना इस तरह करते हैं। 1. पराजय को एक सबक के रूप में लें, इससे सीखें, इसका विश्लेषण करें, आगे बढ़ने के लिए पराजय को प्रेरणा बनाएं, हर पराजय से कुछ न कुछ बचा लें। 2. जुटे रहने के साथ प्रयोगशीलता को जोड़ दें, पीछे हटकर नए सिरे से नई शैली से शुरुआत करें। इतना बड़ा सोचें कि आप देख सकें कि हार एक मानसिक अवस्था है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब रोमांस खत्म होने लगे तो बड़ा सोचें, नकारात्मक, ओछी सोच, चूंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैं भी इसका बदला लूंगा, रोमांस की हत्या कर देती है और उस प्रेम को नष्ट कर देती है जो आपके और आपकी प्रेमिका या आपके प्रेमी के बीच है। जब प्रेम में गड़बड़ हो तो ये करें। 1. आप जिस व्यक्ति का प्रेम हासिल करना चाहते हो, आप उसके सबसे अच्छे गुणों पर अपना ध्यान केंद्रित करें, बाकी चीजों को आप वहीं रखें जो उनकी सही जगह है दूसरे नंबर पर। 2. अपने जीवन साथी के लिए कुछ खास करें और ऐसा अक्सर करें। विवाह के आनंद का रहस्य खोजने के लिए बड़ा सोचें। F. जब आपको लगे कि काम धंधे में प्रगति कम हो रही है, बड़ा सोचें। चाहे आपका काम धंधा कुछ भी हो, ऊंचा स्टेटस और ज्यादा तनख्वाह सिर्फ एक चीज से आती है, आपके प्रदर्शन की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाने से। ये करें, सोचें, मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, सर्वश्रेष्ठ काम करना मेरे लिए संभव है, हर काम को बेहतर तरीके से किया जा सकता है, इस दुनिया में जो भी हो रहा है उसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। और जब आप सोचते हैं मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, तो अपने आप आपको बेहतर करने के तरीके मिल जाएंगे। मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, सोचने से आपकी रचनात्मक शक्ति जागृत हो जाती है। इतना बड़ा सोचें कि आप ये देख सकें कि अगर आप सेवा भाव को पहले नंबर पर रखेंगे तो पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा। प्यूबिलियस साइरस के शब्दों में, बुद्धिमान व्यक्ति अपने दिमाग का मालिक होता है और मूर्ख इसका गुलाम। अगर आपने इस चैप्टर को सुना है तो आप अपने विचार हमसे साझा करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। यदि आपने अभी तक ये पुस्तक नहीं पढ़ी है तो जल्दी से पढ़ें और हमें बताएं कि पुस्तक में आपको सबसे अधिक क्या पसंद आया। यदि आप इस पुस्तक की फिजिकल कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसलिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। मेरी तरह आप भी अपने खाली समय का समझदारी से उपयोग करें। अपनी दैनिक दिनचर्या के साथ साथ कोको FM ऐप पर असीमित ऑडियो बुक, हिस्टोरिकल, बिजनेस, सेल्फ हेल्प, पर्सनल फाइनेंस और बहुत कुछ सुनो। कोड FMRMT 85 का उपयोग करें और एक ईयर पर प्रीमियम सदस्यता पर 50% की छूट पाएं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोको FM का लिंक दिया है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।